सोचिए जरा, किसी का जन्म ऋषियों के वंश में हो और फिर भी समाज उन्हें किनारे कर दे। ये कहानी है बलाई समुदाय की, उनकी जड़ों की और उनके कभी न हारने वाले जज्बे की। एक तरफ एक महान ऋषि के वंशज और दूसरी तरफ समाज का बहिष्कार। जी हां, ये कहानी है बलाई समुदाय की। तो आज हम बलाई समुदाय के इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। कहां से उनकी शुरुआत हुई, उनकी पौराणिक जड़ें क्या हैं, फिर देखेंगे कि उनका इतिहास इतना मुश्किल क्यों रहा, और हाँ, उनकी संस्कृति और आज वो कहां खड़े हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल से कि आखिर ये बलाई समुदाय है कौन और ये लोग कहां-कहां पाए जाते हैं। तो देखिए, बलाई समुदाय, जिन्हें बलाही भी कहते हैं, वो हमें भारत के मध्य और उत्तरी हिस्सों में खास तौर पर मिलते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने। और एक दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों ने अब अपनी पहचान को दिखाते हुए मालवीय या मेहर जैसे सरनेम भी अपना लिए हैं। अच्छा, अब आते हैं इनकी जड़ों पर। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत ही सम्मानित ऋषि से जाकर जुड़ती है। तो देखिए, पौराणिक कथाओं की माने तो बलाई समुदाय का वंश सीधे सीधे ऋषि मृकंड से जुड़ता है। और ये कोई मामूली ऋषि नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो प्रतिष्ठित भृगु वंश से थे और उन्हें आज की बुनाई का जनक माना जाता है। और हाँ, वो महान ऋषि मार्कंडेय के पिता भी थे। तो मतलब साफ शब्दों में कहें तो बलाई समुदाय की जो पहचान है वो बुनाई के हुनर से जुड़ी है। उनकी शुरुआत हुई वनकर के तौर पर, यानी बुनकर, और वो खुद को पूजनीय ऋषि मृकंड के वंशज मानते हैं। एक तरफ तो ये गौरवशाली कहानी है, लेकिन अब देखते हैं कि इस कहानी और असलियत में जमीन आसमान का फर्क कैसे आ गया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ तो उनका दावा है कि वो ऋषि मृकंड के वंशज हैं, लेकिन दूसरी तरफ इतिहास की सच्चाई कुछ और ही थी। उन्हें शूद्र जाति में डाल दिया गया, मतलब सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर। और इसका नतीजा भयानक छुआछूत और सामाजिक तिरस्कार। उन्हें जिस तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा वो सोचकर भी सिहरन होती है। उनसे बेगारी करवाई जाती थी, मतलब बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम लेना। छुआछूत तो थी ही, जिसके चलते उन्हें गांव के बाहर रहने पर मजबूर किया गया। आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें मरे हुए जानवरों का मांस तक खाना पड़ा। महिलाओं का शोषण होता था, और तो और रियासतों के जमाने में कुछ को तो जासूस या मनोरंजन करने वालों की तरह एक घुमंतू जिंदगी जीनी पड़ी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी एक चीज थी जिसने इस समुदाय को हमेशा जोड़े रखा, और वो थी उनकी संस्कृति और उनकी आस्था। उनकी आस्था के आप कह सकते हैं 3 मजबूत स्तंभ हैं। उनकी कुलदेवी हैं मां कालरात्रि या मां चामुंडा। उनके आराध्य देवता हैं दानवीर राजा बलि, और उनके आध्यात्मिक गुरु हैं गुरु बालक दास जी। गुरु बालक दास जी की बात करें तो उनका जन्म 1805 में हुआ था। 19वीं सदी के बीच में वो बलाई समुदाय के लिए एक बहुत बड़े आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन के उभरे। और भले ही 1860 में उनका देहांत हो गया, उनकी सीख आज भी इस समुदाय का मार्गदर्शन करती है। अगर उनकी संस्कृति की बात करें तो ये समुदाय होली, दिवाली और नवरात्रि जैसे बड़े हिंदू त्योहार मनाता है। एक बहुत ज़रूरी सामाजिक नियम ये है कि एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती। और एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले जहां पशु बलि की प्रथा थी, वहीं अब समुदाय के बहुत से पढ़े लिखे लोग नारियल जैसी चीज़ें चढ़ाते हैं, जो दिखाता है कि समय के साथ चीज़ें कैसे बदल रही हैं। और अब आखिर में आते हैं आज के दौर पर। देखते हैं कि इतने संघर्षों को पार करके ये समुदाय आज कहां तक पहुंचा है। अगर हम पारंपरिक रूप से देखें तो उनका काम धंधा जमीन और हुनर से जुड़ा हुआ था, जैसे कि बुनाई करना, खेती किसानी या मजदूरी करना, पशु पालना। इसके अलावा चौकीदारी, राजमिस्त्री का काम और लकड़ी पर नक्काशी जैसे ज़रूरी कामों में भी वो शामिल थे। लेकिन अपने मुश्किल अतीत को पीछे छोड़ते हुए इस समुदाय ने जो हिम्मत दिखाई है वो कमाल की है। आज की तारीख में बलाई समुदाय के लोग आपको हर फील्ड में आगे मिलेंगे, चाहे वो सामाजिक हो, शिक्षा हो, आर्थिक हो, राजनीति हो या फिर प्रशासनिक सेवाएं हों। ये उनकी ज़बरदस्त तरक्की का सबूत है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी समुदाय की पहचान को क्या चीज़ ज़्यादा तय करती है, उसकी महान उत्पत्ति या उसके संघर्षों की कहानी।